नमस्कार। आज हम निवेश को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने वाले हैं। इसका नाम है निवेशक की चाल, हार से बचकर जीतना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या हो अगर निवेश का असली मकसद जीतना हो ही नहीं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही एक सोच हमारे निवेश करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। देखिए, इसको समझने के लिए टेनिस का एक उदाहरण लेते हैं। जो शौकिया लोग टेनिस खेलते हैं उसमें मैच अक्सर गलतियां करने से हारा जाता है, ना कि शानदार शॉट्स से जीता जाता है। मतलब जो कम गलतियां करता है वो जीतता है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रोफेशनल खेल होता है उसमें विजेता अपने कमाल के कौशल से मैच जीतता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और यहीं से हम आते हैं अपने पहले हिस्से पर, गलत खेल खेलना। सवाल ये है कि हम में से ज्यादातर लोग जब निवेश की बात आती है तो पेशेवरों के मैदान में शौकिया खिलाड़ियों जैसा बर्ताव क्यों करते हैं? तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम जैसे ज्यादातर आम निवेशकों के लिए निवेश एक तरह से हारने वालों का खेल है। मतलब कि यहाँ सफलता कोई जादुई स्टॉक ढूंढने से नहीं मिलती, बल्कि बड़ी बड़ी गलतियों से बचने से मिलती है। हमारा लक्ष्य बाजार को हराना नहीं, बल्कि बाजार जो रिटर्न दे रहा है उसे हासिल करना होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निवेश से जुड़ा एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं, यानी बाजार को मात देने का मिथक। ये वो सच्चाई है जिसके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता। किसी भी तरह के खर्च या फीस से पहले शेयर बाजार एक जीरो सम गेम की तरह होता है। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई 1 रुपए से जीतता है तो किसी और को ठीक 1 रुपए से हारना ही पड़ता है। मतलब बाजार में जितने भी निवेशक हैं वो सब मिलकर सिर्फ बाजार का औसत रिटर्न ही कमा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन असल कहानी तो खर्चों के बाद शुरू होती है। जैसे इसमें ब्रोकरेज फीस, टैक्स और फंड मैनेजमेंट के चार्ज जुड़ जाते हैं तो ये खेल एक नेगेटिव सम गेम बन जाता है। अब सारे निवेशक मिलकर बाजार के औसत से भी कम कमाते हैं। तो सवाल ये है कि बाजार को लगातार हराना इतना मुश्किल क्यों है? पहली बात, बाजार बहुत तेज है। कोई भी खबर आते ही सेकंडों में कीमतों में शामिल हो जाती है। दूसरी बात, हम उन प्रोफेशनल्स के खिलाफ खेल रहे हैं जिनका यही काम है दिन रात, और डेटा भी यही दिखाता है। बहुत ही कम फंड मैनेजर लंबे समय तक बाजार से बेहतर रिटर्न दे पाते हैं। अब बात करते हैं उन बाधाओं की जो चुपचाप हमारे रिटर्न को कम करती जाती हैं, यानी जीतने की छिपी हुई लागतें। ये वो शक्तिशाली ताकतें हैं जो हमारे पोर्टफोलियो के खिलाफ लगातार काम करती हैं। इनको हम अपने रिटर्न के खामोश हत्यारे कह सकते हैं। सबसे पहले फंड्स की सालाना फीस, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। फिर हर खरीद बिक्री पर लगने वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और आखिर में बार बार ट्रेडिंग करने से लगने वाला कैपिटल गेन्स टैक्स। ये सब मिलकर रिटर्न पर बहुत बुरा असर डालते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। यहाँ 2 पोर्टफोलियो हैं। पोर्टफोलियो बी की लागत सिर्फ 2% ज्यादा है, लेकिन 30 सालों के बाद दोनों के फाइनल अमाउंट में जमीन आसमान का फर्क है। इसे कहते हैं लागतों की कंपाउंडिंग, जो हमारे खिलाफ काम करती है। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई भी है। जो पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसे इस तरह बनाया गया है कि वो हमारी सफलता से नहीं, बल्कि हमारी एक्टिविटी से पैसा कमाती है। मतलब हम जितना ज्यादा खरीदेंगे बेचेंगे, उन्हें उतनी ही ज्यादा फीस और कमीशन मिलेगा, भले ही हमारे पोर्टफोलियो का हाल कुछ भी हो। लेकिन सच तो ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही बैठा है। चलिए अब उस दुश्मन की बात करते हैं जो हमें आईने में दिखता है, और देखते हैं कि कैसे हमारा अपना दिमाग ही हमारी सफलता के रास्ते में आ जाता है। पहला, व्यवहार संबंधी पाप। जब कोई स्टॉक या सेक्टर खबरों में होता है तो उसके पीछे भागना, ये और कुछ नहीं बल्कि ऊंचे दाम पर खरीदने का पक्का तरीका है। और इसका ठीक उल्टा है दूसरा पाप। जब बाजार गिरता है तो डर कर सब कुछ बेच देना। ये कम नाम पर बेचने को पक्का करता है, जो निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन है। और तीसरा पाप है ओवर कॉन्फिडेंस। ये सोचना कि हम बाजार से ज्यादा होशियार हैं और बाजार के उतार चढ़ाव का सही अंदाजा लगा सकते हैं। इसी चक्कर में अक्सर लोग बहुत ज्यादा जोखिम लेते हैं और बार बार ट्रेडिंग करते हैं। ये स्लाइड एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाती है, जिसे बिहेवियर गैप कहते हैं। ये साफ बताता है कि एक औसत निवेशक का असली रिटर्न उन फंड्स के बताए गए रिटर्न से भी कम होता है जिनमें वो पैसा लगाता है। ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, हम भावनाओं में बहकर गलत समय पर खरीदते और बेचते हैं। एक और दिमागी जाल है जिसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं।
हम सिर्फ उन सफल फंड्स या स्टॉक्स की कहानियां सुनते हैं जो टिके रहे। हम उन हजारों की बात नहीं करते जो डूब गए। इससे हमें लगता है कि जीतना तो बहुत आसान है, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और ज़रूरी बात, हर मिनट की खबरों और बाजार के उतार चढ़ाव पर नज़र रखना। ज़्यादा जानकारी का मतलब बेहतर फैसले नहीं होता। असल में यह हमें और ज़्यादा इमोशनल बना देता है और हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो लगभग हमेशा गलत होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? जवाब है अपनी पूरी सोच को बदलना। चलिए अब निवेश में सफलता के लिए इस नई मानसिकता को समझते हैं, जिसे हम कहते हैं हार से बचकर जीतना। ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। अपनी मानसिकता को बदलना होगा। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं बाजार को कैसे हराऊं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि मैं बाजार के रिटर्न को कम से कम खर्च और कम से कम गलतियों के साथ कैसे हासिल करूं। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े हैं। तो नया गेम प्लान क्या है? बहुत सिंपल है। पहला, ये मान लीजिए कि ये एक हारने वालों का खेल है। दूसरा, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दीजिए जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे खर्च और अपना बर्ताव। तीसरा, मीडिया के शोर और भविष्यवाणियों को अनदेखा करें। और चौथा, बाजार को हराने की कोशिश छोड़कर उसके रिटर्न को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं। और ये एक बहुत राहत देने वाली बात है। निवेश में सफल होने के लिए किसी को जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बस एक अनुशासित तरीके की जरूरत है जो एक सिंपल से प्लान पर टिका रहे। तो आखिर में बस इस एक लाइन को याद रखना है, आप होशियारी से खेलकर नहीं जीतते, आप सही खेल खेलकर जीतते हैं। और निवेश का सही खेल है गलतियों से बचना, खर्चों को कम करना और बाजार को अपना काम करने देना। देखिए, फाइनेंशियल एडवाइस की दुनिया में इतना शोर है, इतनी आवाजें हैं कि सही रास्ता खोजना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसी शोर को हटाएंगे और एक ऐसे ब्लूप्रिंट को देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सबूतों पर आधारित है, एक सिस्टमैटिक वेल्थ बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये जो इन्वेस्टिंग है, ये असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक ऊंचे दाव वाला जुआ है, किस्मत का खेल? या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान है, कोई लॉजिक है जिसे समझा जा सकता है और अप्लाई किया जा सकता है? हमारी आज की ये पूरी पड़ताल बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने वाली है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में जो सबसे बड़ा और सबसे लुभावना मिथक है ना, वो यही है कि सही स्केल या सही जानकारी से मार्केट को लगातार बार बार हराया जा सकता है। फिल्मों में और कहानियों में ये जीनियस स्टॉक पिकर का आइडिया बहुत कूल लगता है ना, पर असल दुनिया के सबूत वो क्या कहानी बताते हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल थ्योरी में, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या ईएमएच। अब देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि किसी भी स्टॉक की जो कीमत है ना, उसमें उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पहले से ही शामिल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में कोई छिपा हुआ हीरा या कोई बहुत महंगा पत्थर ढूंढना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सारी जानकारी पहले से ही प्राइस्ड इन है। और ये थियरी कितनी मजबूत है, ये इसके 3 रूपों से पता चलता है। देखिए, इसका जो वीक फॉर्म है वो कहता है कि पुरानी कीमतों को देखकर भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, जिसे सबसे ज्यादा सबूत सपोर्ट करते हैं, वो कहता है कि सारी पब्लिक जानकारी जैसे खबरें, कंपनी की रिपोर्ट्स, वो सब पहले से ही कीमत में शामिल हैं। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म तो यहाँ तक कहता है कि किसी के पास अगर अंदर की खबर भी है तो वो भी कीमत में झलक जाती है। मतलब कोई एज मिलना, कोई बढ़त मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो यहाँ से सबसे ज़रूरी सबक क्या मिलता है, वो ये है कि स्टॉक मार्केट में विनर चुनने की रेस में अपनी एनर्जी खर्च करने से कहीं बेहतर है कि मार्केट के ओवरऑल रिटर्न को ही हासिल करने पर फोकस किया जाए। ये एक तरह से अंदाजे के खेल को संभावनाओं के खेल में बदल देता है। चलिए अब दूसरे मिथक की बात करते हैं। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है रिस्क से पूरी तरह से बचना। पर क्या ये सच है? क्या रिस्क सच में कहानी का विलन है? नहीं, डेटा हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाता है। रिस्क और अपेक्षित रिटर्न का एक अटूट रिश्ता है। मतलब अगर ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है तो ज्यादा रिस्क यानी ज्यादा उतार चढ़ाव को स्वीकार करना ही होगा। असली खेल रिस्क से भागने का नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से मैनेज करने का है। तो सवाल उठता है, रिस्क को मैनेज करें कैसे? यहीं पर इन्वेस्टिंग का सबसे मशहूर कोट काम आता है, डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली फ्री लंच इन इन्वेस्टिंग। आसान भाषा में, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। यह आइडिया सुनने में बहुत सिंपल है, पर है बेहद पावरफुल।
तो ये फ्री लंच मिलता कैसे है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग-अलग एसेट क्लास जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में फैलाना, अलग-अलग देशों की मार्केट्स में इन्वेस्ट करना और तो और अलग-अलग साइज और वैल्यू वाली कंपनियों में पैसा लगाना। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर एक हिस्सा अच्छा नहीं भी कर रहा है तो पूरा पोर्टफोलियो डूबता नहीं है। ठीक है, तो हमने मार्केट के मिथक को तोड़ा, रिस्क के मिथक को भी समझा। पर अब आता है सबसे मुश्किल मिथक, और वो है ये मानना कि हम इन्वेस्टर्स के तौर पर बिल्कुल लॉजिकल होते हैं, तर्कसंगत होते हैं। सच तो ये है कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर शीशे में ही खड़ा होता है। असल में हमारा दिमाग फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए बना ही नहीं है। हम ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं। लगता है कि हम मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हैं। रीसेंसी बायर्स की वजह से जो स्टॉक हाल में भागा है, हम उसके पीछे भागते हैं। लॉस अवर्जन यानी नुकसान का डर हमसे पैनिक में बिकवाली करवा देता है। और हर्डिंग मेंटालिटी यानी भेड़चाल, उसकी वजह से हम भीड़ के पीछे चलते हैं, और अक्सर तब जब वो खाई की तरफ जा रही हो। और ये पॉइंट सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। दुनिया की सबसे अच्छी फाइनेंशियल थियोरी भी किसी काम की नहीं है अगर हमारा अपना बर्ताव ही हमें अनुशासन में रहने से रोकें। ज्ञान और असली नतीजों के बीच का जो पुल है ना, वो है अनुशासन। तो इन सारे मिथकों को तोड़ने के बाद हल क्या है? समाधान है एक नया माइंडसेट अपनाना, एक ऐसी सोच जो अंदाजे पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर टिकी हो। और यही है सिस्टमैटिक वेल्थ बनाने का असली ब्लूप्रिंट। इस फिलॉसफी के 4 बहुत ही सीधे साधे पिलर्स हैं। पहला, ये मान लीजिए कि मार्केट्स एफिशिएंट हैं, उन्हें हराने की कोशिश छोड़ दें। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन के जरिए रिस्क को मैनेज करें, उसे खत्म करने की कोशिश नहीं। तीसरा, अपनी स्ट्रैटेजी को अपनी गट फीलिंग पर नहीं बल्कि डेटा और सबूतों पर आधारित करें। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने इमोशनल और बिहेवियरल बायस को कंट्रोल करें। ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि सोच में किस तरह का बदलाव लाना है। पुरानी सोच कहती है मुझे अगला मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना है, जबकि नई सबूत आधारित सोच कहती है मुझे एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो रिस्क प्रीमियम को कुशलता से हासिल करे। पुरानी सोच है मैं मार्केट को टाइम कर सकता हूँ। नई सोच कहती है मुझे सिर्फ उन चीज़ों को कंट्रोल करना है जो मेरे हाथ में है, यानी खर्चे और अपना बर्ताव। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए है, किसी की भी इन्वेस्टिंग का जो तरीका है वो भावनाओं, अटकलों और मिथकों पर चल रहा है, या फिर वो एक अनुशासित प्लान पर बना है जो ठोस सबूतों पर आधारित है? इसी एक सवाल का जवाब लंबे समय में सारा फर्क पैदा कर सकता है। नमस्कार। कभी सोचा है कि निवेश सिर्फ अंदाजा लगाना नहीं बल्कि एक मजबूत इमारत बनाने जैसा हो सकता है? तो चलिए आज अटकलों से हटकर एक पोर्टफोलियो आर्किटेक्ट बनने का सफर शुरू करते हैं। ज्यादातर निवेशकों के मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है ना? एक ऐसी जादुई छड़ी की तलाश जो उन्हें बाकियों से आगे ले जाए, सबसे ज्यादा रिटर्न दिलाए। पर क्या ये वाकई सही सवाल है? सच तो ये है कि सबूत आधारित निवेश की दुनिया में यही सवाल अक्सर लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है। देखिए, असली मकसद बाजार को हराना है ही नहीं, बल्कि बाजार जो रिटर्न दे रहा है उसे सही तरीके से हासिल करना है। तो फिर सही सवाल क्या होना चाहिए और उसका जवाब हमें कहाँ मिलेगा? आइए समझते हैं। ठीक है, तो चलिए पोर्टफोलियो बनाने के उस सबसे बड़े, सबसे अहम सिद्धांत से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा अकेला फैसला है जिसे 90% सॉल्यूशन यानी 90% समाधान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही एक चीज निवेश के सफर का लगभग पूरा नतीजा तय कर देती है। स्क्रीन पर इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 90% से भी ज्यादा। सोचिए तो, निवेश की दुनिया में ये आंकड़ा आखिर किस चीज को दिखा सकता है? ये किसी एक स्टॉक या फंड का रिटर्न तो बिल्कुल नहीं है। ये कुछ और ही है, कुछ बहुत ही बुनियादी। ये आंकड़ा हमें बताता है कि किसी भी पोर्टफोलियो के रिटर्न में जो 90% से ज्यादा का उतार चढ़ाव आता है ना, वो सिर्फ एक ही रणनीतिक फैसले से तय होता है, और वो है एसेट एलोकेशन। आसान भाषा में इसका मतलब है कि पैसा इक्विटी और फिक्स्ड इनकम जैसी अलग-अलग जगहों पर कैसे बांटा गया है। ये किसी भी स्टॉक को चुनने या बाजार के टाइमिंग से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा फैसला आखिर लिया कैसे जाए? इसके लिए खुद से 3 सवाल पूछने होते हैं। पहला, कोई कितना जोखिम उठा सकता है? दूसरा, निवेश कितने लंबे समय के लिए है? और तीसरा, आखिर वित्तीय लक्ष्य क्या हैं? बस इन्हीं सवालों के जवाब ये तय करते हैं कि पोर्टफोलियो में इक्विटी और बॉन्ड्स का सही तालमेल क्या होना चाहिए। तो अब जब हमारी नींव रखी जा चुकी है, तो चलिए
विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे पोर्टफोलियो का असली आर्किटेक्चरल डिजाइन है। एक मजबूत पोर्टफोलियो की बुनियाद इन्हीं बड़े-बड़े एसेट क्लास पर टिकी होती है। जरा सोचिए, अगर सारा का सारा पैसा सिर्फ एक ही जगह लगा हो और वहां कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? इसीलिए तो निवेश को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शेयरों, बॉन्ड्स और दूसरी संपत्तियों में बांटा जाता है। इससे किसी एक कंपनी, एक सेक्टर या एक देश पर निर्भरता कम हो जाती है और पोर्टफोलियो ज्यादा स्थिर बनता है। लेकिन अक्सर कई निवेशक एक बहुत ही आम जाल में फंस जाते हैं। इसे कहते हैं होम कंट्री बायस। मतलब वो अपने ही देश के बाजारों में जरूरत से ज्यादा पैसा लगा देते हैं और इस चक्कर में दुनिया भर में जो बेहतरीन मौके मौजूद हैं उन्हें गंवा देते हैं। दुनिया भर में निवेश करने के फायदे एकदम साफ हैं। इससे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने का मौका मिलता है, अपने देश से जुड़े जोखिम कम हो जाते हैं और हर यूनिट जोखिम पर बेहतर रिटर्न की संभावना भी बढ़ जाती है। चलिए अब डाइवर्सिफिकेशन को एक और लेवल ऊपर लेकर चलते हैं। फैक्टर आधारित निवेश एक थोड़ा और एडवांस तरीका है, जिससे सिस्टमैटिक तरीके से उन स्रोतों को टारगेट किया जा सकता है जहां से ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद होती है। रिसर्च हमें ये बताती है कि कुछ खास गुणों वाले स्टॉक्स, जिन्हें फैक्टर्स कहा जाता है, लंबे समय में बाजार से थोड़ा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। जैसे कि छोटी कंपनियों में बड़ी कंपनियों के मुकाबले ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा होती है। ठीक वैसे ही जो कंपनियां अपनी असली कीमत से कम पर ट्रेड कर रही हों, उनमें भी भविष्य में अच्छा करने की संभावना ज्यादा होती है। अपने पोर्टफोलियो में ऐसे फैक्टर्स को जोड़ना रिटर्न बढ़ाने का एक सोचा समझा तरीका है। एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना लेना तो सिर्फ आधा काम हुआ। असली चुनौती तो उसे बनाए रखने के अनुशासन में है। तो अब हम इस बात पर ध्यान देंगे कि अपनी योजना को लंबी अवधि तक सुरक्षित कैसे रखा जाए। जैसा कि एक्सपर्ट लैरी स्वीड्रो कहते हैं, बाजार कब ऊपर जाएगा कब नीचे, इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करना एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर रिटर्न कम ही होता है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट भविष्यवाणी से नहीं बल्कि आपके बनाए हुए स्ट्रक्चर से होता है। अपनी योजना पर डटे रहना ही कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है। अब अपनी योजना को अमल में लाते वक्त इन नियमों को याद रखना बहुत जरूरी है। हमेशा कम लागत वाले निवेश चुनें, टैक्स बचाने वाले विकल्पों का पूरा इस्तेमाल करें और पोर्टफोलियो को जितना हो सके सरल रखें। याद रखिए, कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता से रिटर्न शायद ही कभी बढ़ता है, लेकिन अनुशासन और कम लागत ये हमेशा काम आते हैं। और फिर आता है रीबैलेंसिंग। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है। देखिए, समय के साथ कुछ निवेश बाकियों से बेहतर करते हैं, जिससे आपका एसेट एलोकेशन बिगड़ जाता है। रीबैलेंसिंग का सीधा सा मतलब है कि जो एसेट्स बढ़ गए हैं उन्हें बेचकर और जो कम रह गए हैं उन्हें खरीदकर वापस अपने ओरिजिनल प्लान पर आ जाना। ये भावनाओं से परे एक पूरी तरह से अनुशासित प्रक्रिया है। तो चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं। एक कामयाब निवेशक बनने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है सोच में बदलाव, यानी अपनी मानसिकता को बदलना। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। पुरानी मानसिकता अटकलों पर टिकी है, कौन सा स्टॉक चलेगा, जबकि नई मानसिकता बनावट पर आधारित है। मैं अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कैसे करूं? ये बदलाव भविष्यवाणी से हटकर योजना बनाने का है। ये भावनाओं में बहकर फैसले लेने की जगह अनुशासन में रहने के बारे में है। और ये रही आपकी आर्किटेक्ट वाली चेकलिस्ट। इन 6 कदमों को फॉलो करके इन सभी सिद्धांतों को अपनी निवेश की रणनीति में शामिल किया जा सकता है। ये एक अनुशासित और सफल निवेशक बनने का पूरा ब्लूप्रिंट है। और अंत में ये एक सवाल खुद से पूछना है, क्या हर दिन बाजार का अनुमान लगाने की कोशिश हो रही है या फिर एक मजबूत सोची समझी योजना बनाई जा रही है जो वक्त की हर कसौटी पर खरी उतरे? फैसला आपको करना है। तो अपने निवेश को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, अक्सर हम सब निवेश के सिद्धांतों के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, है ना? लेकिन उन आइडियाज को एक असल काम करने वाले पोर्टफोलियो में बदलना, सच कहूं तो असली चुनौती वहीं आती है। आज हम इसी चुनौती को पार करने वाले हैं। हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट बनाएंगे जिससे एक मजबूत सबूत आधारित पोर्टफोलियो खड़ा किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मजबूत इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव पर काम करना होता है, और निवेश की दुनिया में वो नींव है हमारी सोच, हमारी मानसिकता।
अगर नींव ही कमजोर है तो आप ऊपर कितनी भी अच्छी इमारत बना लें, वो टिक नहीं पाएगी। तो सवाल यह है कि हमारी निवेश वाली मानसिकता आखिर है कैसी? क्या वो बाजार के तूफानों में टिकने के लिए बनी है? ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का फर्क है। पुरानी मानसिकता एक शिकारी की तरह है, हमेशा अगले हॉट स्टॉक का पीछा करना, बाजार कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा इसका अंदाजा लगाना। ये एक ऐसा रास्ता है जो तनाव और अनिश्चितता से भरा हुआ है। और दूसरी तरफ है नई मानसिकता, जो एक किसान की तरह है। सवाल ये नहीं कि कल क्या होगा, बल्कि ये है कि बाजार की ग्रोथ की फसल को एक सिस्टम से कम लागत में और लगातार काटा कैसे जाए। ये अंदाजा लगाने के बारे में नहीं है, ये एक सिस्टम बनाने के बारे में है। तो जब हमारी मानसिकता की नींव सही जगह पर बैठ जाती है, तो अब हम अपने निवेश घर का ढांचा खड़ा कर सकते हैं। और ये है हमारा कोर पोर्टफोलियो, वो मजबूत आधार जिस पर बाकी सब कुछ टिकेगा। ये एक बहुत ही सरल पर बेहद शक्तिशाली उदाहरण है। मान लीजिए 50% घरेलू इक्विटी, 30% अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी और 20% बॉन्ड्स। अब ये आवंटन इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये पोर्टफोलियो में एक बैलेंस लाता है। इक्विटी ग्रोथ का पोटेंशियल देती है, जबकि बॉन्ड्स वो बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, स्थिरता देते हैं। ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न को मैक्सिमाइज किया जा सके। अब चलिए इस ढांचे के थोड़ा और अंदर झांकते हैं। घरेलू इक्विटी का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं है। इसके अंदर बड़ी जानी मानी कंपनियां यानी लार्ज कैप भी हैं, छोटी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां यानी स्मॉल कैप भी, और वो कंपनियां भी हो सकती हैं जो अपनी असल कीमत से कम पर ट्रेड कर रही हैं, जिन्हें हम वैल्यू फंड्स कहते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल इक्विटी और बॉन्ड्स को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये सब मिलकर आपके पोर्टफोलियो को और ज्यादा मजबूत और डाइवर्सिफाइड बनाते हैं। तो एक बार जब आपका मजबूत कोर ढांचा तैयार हो जाता है, तो इसके परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजिक बूस्टर जोड़ने के बारे में सोचा जा सकता है। ये घर की नींव बदलने जैसा नहीं है, बल्कि उसमें कुछ स्मार्ट अपग्रेड्स करने जैसा है। आपने शायद ये शब्द सुना होगा, फैक्टर इन्वेस्टिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका सिद्धांत बहुत सरल है। देखिए, दशकों की रिसर्च ने कुछ ऐसे फैक्टर्स या गुणों की पहचान की है जिनसे ऐतिहासिक रूप से बाजार से बेहतर रिटर्न मिला है। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप अपने पोर्टफोलियो को इन साबित हो चुके गुणों की ओर थोड़ा सा झुका देते हैं। मतलब ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है, बल्कि हवा का रुख देखकर नाव चलाने जैसा है। यूं तो कई फैक्टर्स हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जो सबसे मजबूत और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। पहला है साइज। ऐतिहासिक रूप से छोटी कंपनियों ने बड़ी कंपनियों से ज्यादा रिटर्न दिया है क्योंकि उनमें ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा होती है। दूसरा है वैल्यू। उन कंपनियों को खरीदना जो बाजार में अंडर वैल्यूड हैं, ये एक क्लासिक रणनीति रही है। और तीसरा है मार्केट, यानी सिर्फ बाजार में एक बने रहना ही अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली रिटर्न ड्राइवर है। तो सोचिए कि आपने एक मजबूत कोर और स्ट्रेटेजिक बूस्टर के साथ एक शक्तिशाली निवेश इंजन बना लिया है। लेकिन सबसे अच्छा इंजन भी रेस नहीं जीत सकता अगर उसकी टंकी में ही छेद हो। निवेश की दुनिया में ये छेद हैं कॉस्ट्स और टैक्सेस। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सोचिए कि आपकी मेहनत की कमाई एक बाल्टी में पानी की तरह है। कॉस्ट्स और टैक्स उस बाल्टी में वो छोटे छोटे छेद हैं जो लगातार चुपचाप आपके रिटर्न को बाहर बहाते रहते हैं। हो सकता है रोज रोज ये ज्यादा न लगे, लेकिन लंबे समय में ये आपके धन को चुपचाप खत्म कर देता है। असली रिटर्न वो नहीं है जो कमाया जाता है, बल्कि वो है जो बचाया जाता है। और ये अंतर देखिए, ये सच में चौंका देने वाला है। सिर्फ 1% से भी कम फीस का फर्क, और लंबे समय में आपके फाइनल पोर्टफोलियो की वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर सकता है। ये एक छोटा सा रिसाव है जो समय के साथ एक बड़ी बाढ़ बन जाता है। अपने खर्चों को कंट्रोल करना उन कुछ चीजों में से है जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल है, और इसका असर जबरदस्त होता है। तो अच्छी खबर यह है कि इन लीक्स को बंद करना पूरी तरह मुमकिन है। कम लागत वाले इंडेक्स फंड या ETF चुनना, टैक्स बचाने वाले खातों का पूरा इस्तेमाल करना और बार बार की खरीद बिक्री से बचना, ये सभी ऐसे कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। इससे ये पक्का होता है कि हमारी मेहनत की कमाई हमारे लिए काम करे, ना कि किसी और की जेब में जाए। ठीक है, तो हमने एक मजबूत ढांचा बना लिया है और लीक्स को भी बंद कर दिया है, लेकिन एक अच्छे घर की तरह एक पोर्टफोलियो को भी समय समय पर रखरखाव की जरूरत होती है। ये कोई एक बार बनाओ और भूल जाओ वाली चीज नहीं है। इससे एक सिस्टमैटिक देखभाल चाहिए। इस रखरखाव को रीबैलेंसिंग कहते हैं, और इसका मकसद बाजार के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी नहीं है।
इसका असली मकसद है अनुशासन लागू करना और रिस्क को कंट्रोल में रखना। देखिए, समय के साथ कुछ निवेश दूसरों से ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे आपका जो ओरिजिनल बैलेंस था वो बिगड़ सकता है। रीबैलेंसिंग बस भावनाओं को साइड में रखकर आपके पोर्टफोलियो को वापस पटरी पर लाता है। और इसका प्रोसेस बहुत ही सरल है। मान लीजिए आपका लक्ष्य 50% इक्विटी रखना था, लेकिन बाजार में तेजी की वजह से अब ये 60% हो गया है। तो रीबैलेंसिंग आपको उस बढ़े हुए हिस्से को बेचने और उन पैसों से उस एसेट को खरीदने के लिए मजबूर करता है जो पीछे रह गया है। ये अपने आप में आपको महंगा बेचो सस्ता खरीदो के अनुशासित सिद्धांत पर चलाता है। ठीक वही जो हर निवेशक करना तो चाहता है, पर अक्सर भावनाएं करने नहीं देती। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने सही मानसिकता से शुरुआत की, एक मजबूत कोर बनाया, स्मार्ट बूस्टर्स जोड़े, परफॉर्मेंस लीक्स को बंद किया और नियमित रखरखाव का एक सिस्टम भी बनाया। ये सब मिलकर लंबी अवधि की सफलता के लिए एक साफ और शक्तिशाली ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो अगर आज की बातचीत से कुछ बातें याद रखनी हैं तो वो ये हैं। अपनी नींव को सही मानसिकता से मजबूत करें। कम लागत वाले डाइवर्सिफाइड फंड से एक मजबूत कोर बनाएं। परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए फैक्टर्स का होशियारी से इस्तेमाल करें। कॉस्ट और टैक्स के लीकेज को एक्टिवली बंद करें और अनुशासन के साथ अपने पोर्टफोलियो का रखरखाव करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसे सिंपल रखें। जटिलता अक्सर गलतियों और ऊंची लागत को ही जन्म देती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अपने निवेश को देखिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या ये कुछ समय के अनुमानों और बाजार के शोर पर बना है, या फिर ये एक ठोस सबूत आधारित ब्लूप्रिंट पर आधारित है जिसे लंबी अवधि में सफल होने के लिए डिजाइन किया गया है। जवाब जो भी हो, वो आपके फाइनेंशियल भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। अपने भविष्य की कमान अपने हाथ में लीजिए और एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए जिस पर आपको गर्व हो। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट की उठापटक या कोई और? असल में ना, सबसे बड़ी जंग तो हमारे अपने अंदर चलती है, अनुशासन और भावनाओं के बीच। तो चलिए आज इसी जंग को जीतने का राज समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आखिर फेल क्यों हो जाती हैं? कमाल की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसका जवाब गलत जगह ढूंढते हैं। वो मार्केट के चार्ट्स में उलझे रहते हैं, जबकि असली जवाब तो कहीं और ही छिपा है। और वो जवाब है अनुशासन। देखिए, ज्यादातर निवेशक ना चालाक बनने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते? मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, हर नए ट्रेंड के पीछे भागते हैं। लेकिन असली कामयाबी अनुशासित रहने में है। मतलब ये कि एक बार जो प्लान बना लिया उस पर टिके रहना है, चाहे मार्केट में कैसा भी तूफान क्यों ना आ जाए। तो इसका मतलब साफ है, हमारा असली दुश्मन बाजार नहीं बल्कि हम खुद हैं। लेकिन ये दुश्मन दिखता कैसा है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और उन आदतों और गलतियों को पहचानते हैं जो कामयाबी के रास्ते का रोड़ा बनती हैं। तो ये जो दुश्मन है ना, वो हमारे अंदर ही छिपा है। कभी देखा है कैसे मार्केट के गिरते ही निवेशक घबराने लगते हैं, पैनिक सेलिंग शुरू, या फिर जो फंड्स सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहे होते हैं उन हॉट फंड्स के पीछे भागने लगते हैं। बस यही वो इमोशंस है जो अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की धज्जियां उड़ा सकती हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, किसी के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन नाव है, लेकिन जैसे ही तूफान आता है वो डर के मारे नाव से ही कूद जाता है। तो उस नाव का क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट प्लान भी बिल्कुल ऐसा ही है। और अनुशासन, वो उस नाव का कप्तान है जो तूफान में भी सबको नाव पर बनाए रखता है। अक्सर जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव होता है, हम उसे विलेन बना देते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये विलेन नहीं बल्कि कहानी का एक जरूरी हिस्सा है? चलिए इस वोलेटिलिटी को एक नए एंगल से देखते हैं। इसको ऐसे समझिए, मार्केट में ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कीमत है। एक तरह से ये उस शो का टिकट है जिसके आखिर में आपको लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न्स मिलते हैं। और भाई, बिना टिकट के शो कौन देख सकता है कि नहीं? तो असली नुकसान मार्केट के गिरने से होता ही नहीं है। जी हाँ, असली नुकसान तब होता है जब हम उस गिरावट को देखकर घबरा जाते हैं और कोई गलत फैसला ले लेते हैं। हमारा डर और हमारा लालच, यही वो असली ताकतें हैं जो हमारे प्रॉफिट को खा जाती हैं, मार्केट नहीं। तो सवाल ये है कि इन इमोशंस से लड़ा कैसे जाए? अच्छी खबर ये है कि इससे लड़ने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स मौजूद है। चलिए जरा इस डिसिप्लिन टूल किट पर एक नज़र डालते हैं।
इस टूलकिट का सबसे जबरदस्त हथियार है रीबैलेंसिंग। अब ये क्या चीज है? मान लीजिए एक निवेशक ने तय किया कि वो 60% पैसा इक्विटी में और 40% डेट में रखेगा। अब मार्केट अच्छा चला और इक्विटी बढ़कर 70% हो गया। तो रीबैलेंसिंग में क्या होता है? वो 10% इक्विटी बेचकर पैसा वापस डेट में डाल देता है। इससे प्रॉफिट भी बुक हो जाता है और वो अपने ओरिजिनल प्लान पर भी बना रहता है। ये जो प्रोसेस है ना, ये आपको इमोशन से नहीं बल्कि नियमों से फैसले लेने पर मजबूर करता है। ये पक्का करता है कि आप हमेशा सस्ते में खरीदें और महंगे में बेचें वाले सिद्धांत पर चलें, न कि डर या लालच में आकर इसका ठीक उल्टा कर बैठें। ये चेकलिस्ट तो हर निवेशक को अपनी डायरी में या डेस्क पर चिपका लेनी चाहिए। ये एक तरह का मेंटल आर्मर है, एक मानसिक कवच। जब भी डर लगे, इस पर एक नज़र डालिए। जब भी लालच आए, ये आपको आपके असली गोल की याद दिलाएगी। लेकिन एक बात है, सिर्फ टूल से काम नहीं चलने वाला। असली बदलाव तो यहाँ दिमाग में लाना पड़ता है। किसी भी निवेशक की मानसिकता यानी उसका माइंडसेट ही उसका सबसे बड़ा एसेट या सबसे बड़ी लाइबिलिटी बन सकता है। देखिए, यहाँ 2 तरह के निवेशक होते हैं। एक वो जो मार्केट की हर लहर के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, और दूसरा वो जो एक मजबूत जहाज की तरह अपने प्लान पर टिका रहता है और कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने देता है। अब फैसला ये करना है कि इनमें से कौन सा निवेशक बनना है। हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। यहाँ विनर वो नहीं होता जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वो होता है जो रेस में टिका रहता है आखिर तक। सब्र और अनुशासन, यही असली सुपर पावर्स हैं। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी कि रिजल्ट्स। चलिए देखते हैं कि ये जो डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, ये लंबे समय में वेल्थ कैसे बनाता है। इन्वेस्टिंग का एक सबसे बड़ा सच है, टाइमिंग द मार्केट से ज्यादा जरूरी है टाइम इन द मार्केट। जब कोई निवेशक बाजार में टिका रहता है और अनुशासन को फॉलो करता है ना, तो वो कंपाउंडिंग के मैजिक को अपना काम करने का मौका देता है। और ये मैजिक कैसा है? ये उस छोटे से स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है और नीचे आते आते एक विशाल बर्फीला गोला बन जाता है। तो आखिर में हर निवेशक को खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या उनका पोर्टफोलियो मार्केट से बचने के लिए बनाया गया है या खुद से बचने के लिए? क्योंकि अक्सर इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क आईने में ही नजर आता है।